बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की फौज तैयार करके मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी मुनीर की नजर भारत के चिकन स्नैक पर है। चिकन स्नैक के बारे में हम आपको पाठशाला में पहले बता चुके हैं कि चिकन स्नैक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है और यह कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इसलिए रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो कटने का खतरा सीधे सीधे रहता है। भारत के चिकन स्नैक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश है और एक साइड में भूटान है। इसके वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव हैं। इसका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार और कूच बिहार में आता है। मुनीर और यूनुस चाहे कितने ही सपने देख लें, कितना ही प्लान बना लें, पीएम मोदी ने चिकन स्नैक को अभेद्य किला बना के रखा हुआ है। अगर मुनीर और यूनुस चिकन स्नैक की तरफ देखेंगे भी ना तो भारत इतना तोड़ेगा इनको कि आप सोच नहीं सकते। और मैं आपको यह बड़ी गारंटी से कह रहा हूं क्योंकि इसी चिकन स्नैक के आसपास भारत की जो गजब की तैयारी हो रखी है, आप उसके बारे में सुनिए। पूर्वी सीमा पर भारत ने बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए 3 नए सैन्य ठिकाने बना दिए हैं, बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा। यह चिकन स्नैक की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा भारतीय सेना मिजोरम में 4थे सेना बेस की समीक्षा कर रही है जो बांग्लादेश सीमा के पास है और मौजूदा सैन्य ठिकानों की मदद करेगा। भारत का त्रिशक्ति कोर जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा देखता है। यहां पर T-90 टैंक के साथ युद्ध का अभ्यास होता रहता है जो ऊंचाई और नदी वाले इलाकों में गजब की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का हाशिमारा बेस चिकन नेक के बेहद करीब है और बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। यहीं पर राफेल खड़ा है, S-400 और ब्रह्मोस तैनात है। एयरफोर्स के बाकी लड़ाकू विमान यहां पर है। मैंने कहा ना, चिकन स्नैक की तरफ ये देखेंगे तो भारत तोड़ के रख देगा इनको। भारत ने इस पूरे इलाके में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं जिनमें S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश तक शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ड्रोन युद्ध की क्षमता भी बढ़ा दी है। ड्रोन की ऐसी टुकड़ियां बनाई गई हैं जो FPV और कामिकाजे ड्रोन से लैस हैं। आप देखिए, मुनीर और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने ऐसा इंतजाम किया है जिससे पाकिस्तान को 1971 वाली मार याद आएगी। पीएम मोदी ने उस बटालियन को चिकन नेक के पास तैनात कर दिया है जिसने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। त्रिपुरा के सीएम ने बताया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ने वाली सेना की एक बटालियन को पड़ोसी बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के मद्देनजर राज्य में तैनात किया गया है। भारतीय सेना की जिस बटालियन ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया था और 1971 के युद्ध में भाग लिया था, वो अब राज्य में तैनात है। साल 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की पर्वतीय डिवीजन, विशेष रूप से 20वीं पर्वतीय डिवीजन, 33वीं कोर और 8वीं, 6ठी और 4थी पर्वतीय डिवीजन ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उस मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी वहां भी एक मैसेजिंग दे दी गई है कि भाई 1971 में जिन्होंने फोड़ा था वही खड़े हैं, बहुत मार मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, बांग्लादेश और उसके कट्टरपंथी सुधरते लग नहीं रहे और इसलिए भारत को एक्शन लेना होगा। नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचना होगा कि आखिर यह हो रहा है तो इसको कैसे रोकना है। पाठशाला में फिलहाल अगली क्लास। पीएम मोदी का गजब खेला, देश का खजाना बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस कंगाल होती जा रही है। वो एक काम और ट्रंप की अकड़ और टैरिफ का पीएम मोदी ने कैसे तेल निकाल दिया कि दुनिया हैरान रह गई। अब इसका चैप्टर। कुछ महीने पहले तक भारत की इकोनॉमी को क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। कोई खत्म बता रहा था, कोई डेड इकोनॉमी बता रहा था। लेकिन जो लोग इन बातों से भारत की इकोनॉमी के साथ खेल करना चाहते थे, उनके साथ ही नरेंद्र मोदी ने गजब का खेला कर दिया। भाई, देश का खजाना तो बढ़ता जा रहा है और जो लोग इकोनॉमी को खत्म बता रहे थे उनकी ही जेब खाली होती जा रही। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था तब भारत में ही कुछ लोग इसे मोदी की नाकामी बता रहे थे। कांग्रेस समेत पूरा इंडी गठबंधन मोदी सरकार पर हमले कर रहा था। लेकिन भाई साहब, मामला पलट चुका है। पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ का ऐसा तोड़ निकाला कि दुनिया भी देख के हैरान है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी की नीतियों से देश का खजाना बढ़ता चला जा रहा है। टैरिफ के काउंटर में भारत धड़ाधड़ FTA कर रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का खजाना क्यों खाली होता जा रहा है, यह भी आपको दिखाऊंगा। यह सब कैसे हो रहा है और पीएम मोदी के किस फैसले की वजह से ट्रंप परेशान है,
राहुल गांधी और कांग्रेस का तनाव बढ़ा हुआ है। आज इसके बारे में भी बात होगी, लेकिन पहले एक झलक आपको यह बता दूं कि ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ की वजह से भारत का अमेरिका के साथ बिजनेस प्रभावित होगा, इससे भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रंप की टैरिफ की ऐसी काट निकाली गई कि अब खुद अमेरिका हैरान है। टैरिफ के बाद भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और इसी का नतीजा है कि भारत एक के बाद एक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और इसमें ताजा नाम न्यूजीलैंड का जुड़ गया है। एफटीए के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में 20 अरब डॉलर यानी करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करके 44,855 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया। भारत के 100% प्रोडक्ट्स पर न्यूजीलैंड में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों पर भारत में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। भारत की फार्मा इंडस्ट्री, कपड़ा, चमड़ा उद्योग, कीमती रत्न इंडस्ट्री को फायदा होगा। अस्थायी रोजगार वीजा का प्रावधान है, इससे न्यूजीलैंड में रुकने की अवधि 3 साल तक हो सकती है। न्यूजीलैंड में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। पढ़ाई के दौरान काम के मौके देने के लिए अलग से कार्यक्रम शुरू होगा। यानी न्यूजीलैंड के साथ एफटीए से भारत के व्यापार को मदद मिलेगी। भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए भी एफटीए कई मौके लेकर आएगा। न्यूजीलैंड से पहले भारत ने हाल फिलहाल में कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें ब्रिटेन शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ओमान, एफ्टा देश यानी आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, मॉरिशस इसमें शामिल है और अब नया नाम जो है वो न्यूजीलैंड का जुड़ गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों को फायदा होता है। टैरिफ खत्म हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। इससे व्यापार बढ़ जाता है। यानी ट्रंप देखते रह गए और यहां टैरिफ की हवा निकाल दी गई। यहां तक कि अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापार घटने के बजाय बढ़ गया भाई। अमेरिका ने 27 अक्टूबर से भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके बाद भी भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर में अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट करीब 22.5% बढ़कर 62,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। अप्रैल से नवंबर के बीच अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट 11.38% बढ़ा और 5,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, अमेरिका भी भारत को खूब एक्सपोर्ट कर रहा है। अप्रैल से नवंबर के बीच भारत को अमेरिकी एक्सपोर्ट 13.5% के करीब बढ़कर 3,17,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनियों ने टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए सप्लाई चेन में रीअलाइनमेंट कर लिया है, कीमतों में एडजस्टमेंट कर लिया है और अब मामला सेटल करने के बाद अपनी अपनी इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग करने में लगे हुए। यानी भारत का कोई नुकसान ट्रंप कर नहीं पाए। इतना ही नहीं, भारत पर अमेरिकी सैंक्शंस का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ट्रंप के इतना बोलने के बावजूद भारत बैकफुट पर नहीं आ रहा, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ट्रंप ने लाख कोशिश कर ली कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। यहां उल्टा हो रहा है बॉस। रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बना हुआ है। भारत ने नवंबर में अक्टूबर की तुलना में ऑलमोस्ट 3.5% ज्यादा तेल खरीदा। रूस से नवंबर महीने में 1.77 मिलियन यानी 17 लाख बैरल से ज्यादा तेल प्रतिदिन खरीदा गया है। अनुमान है कि दिसंबर और जनवरी में भी ऐसे ही तेल खरीद जारी रहेगी। यह तब है जब ट्रंप ने रूस की 2 कंपनियों पर सैंक्शन लगा रखा है। तो जो लोग यहां कह रहे थे कि अरे अब देखिए मोदी दबाव में आ गए, अब ना खरीद पाएंगे रूस से तेल, भाई और ज्यादा तेल खरीद रहा है भारत। यानी ट्रंप अपने टैरिफ से भी भारत को नहीं झुका पाए और अब तो भारत खुलकर अमेरिका से कह रहा है कि हेलो, ये दादागिरी हमको ना दिखाना। चाहे एक्सपोर्ट हो या फिर रूस का तेल हो या फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, भारत अपनी शर्तों के हिसाब से अपने फायदे कर रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर काफी समय से बातें हो रही और अब भारत ने अमेरिका को क्लियर कट समझा दिया है कि भारत कभी अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेगा। भारत के लिए अपने किसानों का हित सबसे ऊपर है। भारत न्यूजीलैंड ट्रेड डील में चावल, गेहूं, डेयरी, सोया और दूसरे कृषि उत्पादों को नहीं खोला नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका भारतीय बाजार में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज बेचने की मांग कर चुका है। इसी वजह से अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही और भारत ने एफटीए किया भी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड वगैरह के साथ, वहां भी नहीं खोला। सब ठीक है बॉस, लेकिन अपने किसान को छोड़ देंगे ऐसा थोड़ी होगा। ट्रंप ऐसे ही पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर नहीं कहते हैं। अमेरिका को भी समझ में आ रहा है ना भाई कि भारत के साथ डील करनी होगी तो भारत की शर्तों पे मानना होगा, जैसे बाकी देश मान रहे हैं दुनिया में। पीएम मोदी जिस तरह से इकोनॉमी को रीशेप कर रहे हैं उसका असर दिख रहा है बॉस। आप भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखिए जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2025 में मेड इन इंडिया पैसेंजर कार का एक्सपोर्ट ऑल टाइम होने वाला है।
2025 में भारत करीब 10 लाख पैसेंजर कार एक्सपोर्ट करने वाला है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के मुताबिक 2025 के पहले 11 महीने में भारत 7,90,667 कार एक्सपोर्ट कर चुका है, जो भारत में बनी थी। यह पिछले साल के कुल 7,43,326 कारों के एक्सपोर्ट को पार कर चुका है। दिसंबर में कार सेल्स के लिए सबसे मजबूत दिसंबर को माना जाता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारतीय पैसेंजर कार एक्सपोर्ट आसानी से 10 लाख का माइलस्टोन पार कर जाएगा। यानी दुनिया में भारत में बने कार जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इकोनॉमी मजबूत होगी तो देश को फायदा होगा, देश में पैसा आएगा, खजाना भरेगा। पीएम मोदी की पॉलिसी से यह सब देश में हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उनके खुद का अकाउंट कैसे डेड पड़ रहा हुआ है, आपको वो दिखाता हूं। कांग्रेस का हाल देखिए। वो कांग्रेस जिसने देश पर सबसे लंबे समय तक राज किया, आज कांग्रेस की आर्थिक स्थिति कैसे खस्ता हाल हो रही है, आपको राजनीतिक दलों की फंडिंग और चंदे के बारे में जानने से पता चलेगा। इससे न सिर्फ पार्टियों की आर्थिक सेहत का पता चलता है, बल्कि उन पार्टियों पर कितना भरोसा है यह भी पता चलता है। आप देखिए कि जो पार्टियों को चंदा मिला है, अगर आप उसको देखने बैठिएगा, कांग्रेस को कोई चंदा देने को तैयार नहीं है बॉस। पब्लिक वोट नहीं दे रही, लोग पैसा और चंदा नहीं दे रहे। जो पार्टियों को चंदा मिला है उसके बारे में अगर आप देखेंगे कि किसको कितना मिला, आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की क्या हालत हो गई। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे 2023-24 और 2024-25, इसमें अगर आप देखेंगे कांग्रेस का हाल, कांग्रेस को 2023-24 में कितना चंदा मिला? 1,129 करोड़ रुपया। 1,129 करोड़ रुपया। ये 24-25 में गिर के बॉस 522 करोड़ रुपए पे आ गया है। -50% बॉस, आधा से भी कम चंदा मिल रहा है। यह हालत हो गई भाई कांग्रेस की। कोई चंदा देने को तैयार नहीं है, पब्लिक वोट नहीं दे रही, कोई चंदा नहीं दे रहा कांग्रेस को। उधर आप बीजेपी को देखिए। बीजेपी को 2023-24 में 3,967 करोड़ रुपए का चंदा मिला। 3,967 करोड़, जो कि 2024-25 में बढ़कर 6,088 करोड़ रुपया हो गया है बॉस। यहां +53% है। देख रहे हैं, कोई कांग्रेस में निवेश नहीं करना चाह रहा। बीजेपी को जो डोनेशन मिला है वो करीब दर्जन भर विपक्षी पार्टियों से 4.5 गुना ज्यादा है, और कांग्रेस को मिले चंदे से करीब 11 गुना ज्यादा। राजनीतिक पार्टियों को यह डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद मिले। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मदद से बीजेपी ज्यादा चंदा ले रही है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद भी बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। दूसरी तरफ कांग्रेस का डोनेशन घट के आधा रह गया। कांग्रेस को सोचना होगा कि उसकी पॉलिटिक्स कहां जा रही है और नरेंद्र मोदी देश को, पार्टी को कहां ले जा रहे हैं। भाई ये लोग बोलते थे ईवीएम की वजह से मोदी जीतते हैं, बीजेपी जीतती है, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो जीत जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हुए, बैलेट पेपर से हुए, वहां भी हार गए बुरी तरह से। भाई सोचो क्या कर रहे हो कि पब्लिक नकार रही है। इसको गाली उसको गाली देने से कुछ नहीं होगा। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, मोदी की एंट्री, बंगाल वाले ओवैसी की बाबरी और आरएसएस का वो ऐलान, ममता का बंगाल हारना तय हो गया है क्या? बीजेपी का बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे वर्सेस टीएमसी का कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा। कैसे घमासान मचेगा, अब इसका चैप्टर। जिस वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की चर्चा हो रही है, उसी वक्त पश्चिम बंगाल में भी जोर शोर से यह बात हो रही है कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव है और बांग्लादेश के मामले ने बंगाल के चुनावी माहौल को जबरदस्त तरीके से गरमा दिया है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी क्लियर कर चुके हैं कि भैया अगला फोकस तो मेरा बंगाल है। और अब बंगाल की पिच पर प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होते ही खलबली मची हुई है। एक तरफ पीएम मोदी की घुसपैठियों के खिलाफ हुंकार है कि कोई घुसपैठियां यहां छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव से पहले घुसपैठियों के सफाई के लिए हो रहे एसआईआर ने बंगाल चुनाव के 2 एजेंडे तय कर दिए। पहला कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा, दूसरा कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा, यह भी कोई दावा कर रहा है। इस सब के बीच ममता बनर्जी बंगाल वाले ओवैसी की बाबरी और आरएसएस के ऐलान पर घिरती जा रही। पहले बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, अब उन्होंने नई पार्टी बना दी बॉस,
और ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर दी। आज जब पार्टी बनी है बंगाल के ओवैसी की, वहां ओवैसी की पार्टी से कौन आया हुआ था, कैसे मुसलमान भर भर के आया हुआ था, बंगाल में क्या खेला हो रहा है, क्या ममता बनर्जी की हार की स्क्रिप्ट बंगाल में तैयार हो रही है, आज इस पे बात करूंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। पहले ही बोला ना, जो मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, इनको साथ के अंदर में आरएसएस को रिलेशन है। देखिए, बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला होना है और यह सीधा मुकाबला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच। ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल का किला जो है ना, कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही केजरीवाल को भी लगता था, जबकि नरेंद्र मोदी ने भी कसम खा रखी है, इस बार बंगाल में आर पार होगा। नरेंद्र मोदी की बंगाल चुनाव में एंट्री भी हो चुकी है। इससे ममता बनर्जी की टीम में कैसे खलबली मची है, ममता बनर्जी ने आज क्या कहा वो बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को उस नैरेटिव की है जिस नैरेटिव के फोकस में बांग्लादेशी घुसपैठिया है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगाने का आरोप लगाया और कहा कि घुसपैठियों पर सवाल उठाने के लिए उन्हें गालियां दी जा रही। पीएम मोदी बंगाल में रैली करने गए थे, लेकिन वो रैली कर नहीं पाए थे और उधर टीएमसी के लोग पीएम मोदी के लिए गो बैक के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा होता कि अगर बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर गो बैक घुसपैठिए के पोस्टर लगाते। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे लकीर खींच दी है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी घुसपैठियों को बचा रहे। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं। बंगाल में नरेंद्र मोदी की एंट्री करते ही टीएमसी में हड़कंप मच गया। टीएमसी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर का समर्थन करना शुरू कर दिया कि भाई गो बैक मोदी लिखा है तो क्या गलत लिखा है। सुनिए टीएमसी सांसद सौगत राय ने ये गो बैक मोदी के पोस्टर पर क्या कहा है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एंट्री करते ही चुनावी माहौल सेट कर दिया। इस पर ममता बनर्जी की टीम में पैनिक तो होगा ही। सीएम ममता ने पूरा गुस्सा चुनाव आयोग पर निकाल दिया और चुनाव आयोग पर बीजेपी के ऑर्डर पर काम करने का आरोप लगा रही है। आज भी ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बैठक की। इस बैठक में ममता बनर्जी ने एसआईआर की सुनवाई को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त ऑब्जर्वर्स पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में चल रहे एसआईआर में गंभीर गलतियां हुई हैं, वोटर्स की मैपिंग में गड़बड़ी मिल रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के आदेश पर जांच के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही। ममता बनर्जी का आरोप है कि यह सारी प्रोसेस चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही और बाहर के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की कोशिश हो रही। आगे ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर पर सुनवाई के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों को बांग्ला भाषा का ज्ञान नहीं है। ऐसे में वोटर्स का वेरिफिकेशन करने के योग्य ही नहीं है वो। एक तरफ नरेंद्र मोदी की चुनौती, दूसरी तरफ एसआईआर से घबराहट, तीसरी तरफ बंगाल के ओवैसी भी ममता के सामने दहाड़ रहे।
बंगाल के ओवैसी यानी हुमायूं कबीर बंगाल में नई बाबरी बनवा रहे हैं और आज उन्होंने ममता बनर्जी को हराने का दावा करते हुए अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। इसके लिए हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलगांडा में बड़ी रैली करते दिखे। इस रैली में भी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की तरफ भारी भीड़ जुटी मुसलमानों की। मस्जिद के लिए जिस तेजी से चंदे में नोट आ रहे हैं उससे पहले ही ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकता दिख रहा है। उस पर हुमायूं कबीर ने आज ममता बनर्जी को नई टेंशन दे दी। 6 दिसंबर को मस्जिद के शिलान्यास के वक्त हुमायूं कबीर के मन से अल्लाहू अकबर के नारे लगे। आज नई पार्टी का ऐलान करते वक्त हुमायूं कबीर के मन से वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। हुमायूं कबीर ने खुद भी वंदे मातरम कहा और समर्थकों से वंदे मातरम के नारे लगवाए। यानी हुमायूं कबीर की नजर सिर्फ ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर नहीं, वो टीएमसी के हिंदू वोट बैंक में भी सेंध मारने का प्लान बना चुके हैं। आप हुमायूं कबीर की रैली में वंदे मातरम की गूंज सुनिए। नई पार्टी बनाने का ऐलान करने के साथ ही बंगाल के ओवैसी कहे जा रहे हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वो विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सत्ता में वापसी का रास्ता ही बंद कर देंगे। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी का नाम तय करने के साथ ही हुमायूं कबीर ने चुनाव आयोग के पास 3 सिंबल का विकल्प भेजा है, जिसमें एक टेबल, एक नारियल का पेड़ और एक कांटा लगा गुलाब फूल का विकल्प है। पार्टी का ऐलान करने के साथ ही हुमायूं कबीर ने अभी सिर्फ 3 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए हैं। अब यह भी देखिए कि इस लिस्ट में अभी मुस्लिम नेता के तौर पर सिर्फ हुमायूं कबीर का नाम है, जो खुद बेलडांगा और रेजीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि लिस्ट में 2 हिंदू नामों को जगह दी गई है। मुर्शिदाबाद से मनीषा पांडे और कोलकाता की बालीगंज सीट से निशा चटर्जी को कैंडिडेट घोषित किया गया है। इस प्लानिंग के दम पर हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में टीएमसी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी और मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। पार्टी का ऐलान करने के बाद हुमायूं कबीर ने सीएम ममता बनर्जी को खुली बहस की चुनौती दी। कहा कि बहस की जगह ममता बनर्जी तय कर लें। सुनिए हुमायूं कबीर, बंगाल के नए ओवैसी, कैसे ममता बनर्जी को चैलेंज दे रहे हैं। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी, जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। मैं बोल रहा हूँ, अब देख लेंगे। बंगाल वाले ओवैसी की बाबरी को लेकर मचे गजब घमासान के बीच बंगाल दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भी हलचल मच गई। मोहन भागवत ने फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश को पुराना झगड़ा रीस्टार्ट करने का राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया, जिससे भड़के हुमायूं कबीर ने आरएसएस और मोहन भागवत का कनेक्शन सीएम ममता बनर्जी से जोड़ दिया और ममता सरकार पर आरएसएस को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सुनिए एक बार। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये सब वोट के लिए हो रहा है, लेकिन इस वोट के लिए जो भी हो रहा है उसकी चोट किसको लगेगी? भाई सबको लगता है ममता बनर्जी को लगेगी, क्योंकि वहां मुसलमान का वोट एक तरफा जाता था। अब अगर हुमायूं कबीर ने वो वोट तोड़ दिया तो खेला हो बे। खैर, बंगाल में तो चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, वहां चुनावी गर्मी बढ़ी हुई, लेकिन देश में बॉस आ गई है ठंड। अगला चैप्टर, कश्मीर में भयंकर बर्फ गिर रही है। 40 दिन क्या